नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपके 25 में कितने जवाब सही थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ द बॉयज डैश डन हिज होमवर्क, यानी कि प्रत्येक बच्चे ने, प्रत्येक लड़के ने अपना होमवर्क किया था। अब अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो आपको ईच लिखा हुआ नजर आएगा और ईच को हमेशा याद रखिएगा कि ईच का जो मीनिंग होता है ये हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये सिंगुलर मीनिंग रख रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ईच, तो इसीलिए इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होना चाहिए। और अगर आप ये चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है वो केवल ऑप्शन नंबर सी हैज है। So each of the boys has done his homework. Next question है, the furniture in the room dash antique, यानी कि ये रूम में मौजूद जो फर्नीचर है वो कैसा है, एंटिक है। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रूम के बारे में बात कर रहे हैं या फिर फर्नीचर के बारे में? तो हम बात कर रहे हैं फर्नीचर के बारे में। इसीलिए यहाँ पे जो लगने वाला हेल्पिंग वर्ब है वो भी किसके हिसाब से लगेगा, इसी फर्नीचर के हिसाब से लगेगा। और आपको पता होगा कि फर्नीचर क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन रहता है, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इनके साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आर, ये क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो ये नहीं आएगा। और ऑप्शन नंबर डी भी जो है ये भी नहीं आएगा। अब अगर ऑप्शन नंबर सी देखेंगे हैज़, तो हैज़ क्या करता है, हैज़ जो है पोजीशन बताने का काम करता है। फिर क्या हम यहाँ पे कोई पोजीशन बताना चाहते हैं, नहीं, तो ये हैज़ नहीं लगेगा। फिर बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज, ये जो है करेक्ट आंसर रहेगा। द फर्नीचर इन द रूम इज एंटिक, यानी कि ये रूम में मौजूद जो फर्नीचर है वो कैसा है, एंटिक है। थर्ड क्वेश्चन है, द बुके ऑफ फ्लावर्स डैश वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि ये जो फ्लावर्स का बुके है ये काफी ज्यादा क्या है, ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो यहाँ पे ये समझिए कि फ्लावर्स क्या है, नाउन है, बुके भी क्या है, नाउन है। ये दोनों नाउन के बीच में ऑफ आया है जो कि क्या है, एक प्रिपोजिशन है। तो यहाँ पे ये समझिए कि प्रिपोजिशन के बाद में जो भी नाउन आता है वो कौन से केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है, यानी कि ये क्या बन जाता है, इस नाउन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। और प्रिपोजिशन के पहले जो भी नाउन आएगा वो क्या, कैसा रहेगा, सब्जेक्टिव केस में रहेगा, यानी कि वही जो है आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे ये बताइए कि जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे या सब्जेक्ट के हिसाब से? तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके हिसाब से लगता है, सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा ये फ्लावर्स के हिसाब से लगेगा या बुके? तो ये जो हेल्पिंग वर्ब या फिर जो भी मेन वर्ब है वो किसके हिसाब से लगेगा, बुके के हिसाब से लगेगा। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो बुके कैसा है, सिंगुलर फॉर्म में है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा जो बुके है ये कैसा है, सिंगुलर फॉर्म में है, यानी कि जो हमारा मेन वर्ब है वो भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। और आपको पता है कि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें क्या लगा दिया जाता है, यस या ईएस लगा दिया जाता है, जो कि इस ऑप्शन नंबर बी में लगा हुआ है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी लुक्स जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेदर माई ब्रदर नॉर माई पेरेंट्स डैश कमिंग टू द इवेंट, यानी कि ना ही मेरा भाई और ना ही मेरे पेरेंट्स इवेंट के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ ये देखिए कि इस सेंटेंस में किसका यूज हुआ है, नेदर नॉर का यूज हुआ है। और जब भी नेदर नॉर या फिर एदर और का यूज होता है सेंटेंस में तो हम क्या करते हैं, जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट रहता है या फिर ये हेल्पिंग वर्ब के जो सबसे नज़दीकी सब्जेक्ट रहता है उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, अपना हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे नज़दीकी सब्जेक्ट है वो क्या है, माई पेरेंट्स है। और पेरेंट्स कैसा है, प्लूरल फॉर्म में है, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आर जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ। फिफ्थ क्वेश्चन है, एवरीवन डैश टू फॉलो द रूल्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, यानी एग्जामिनेशन हॉल में सभी को रूल्स को फॉलो करने की क्या है, जरूरत होती है। तो यहाँ पे ये समझिए कि अगर आपको कभी भी सेंटेंस में एवरी लिखा हुआ नज़र आता है, सम लिखा हुआ नज़र आता है, या फिर आप कह सकते हैं नो लिखा हुआ नज़र आता है, या फिर एनी करके लिखा हुआ नज़र आता है, और इनके साथ में क्या लग रहा है, बडी लग रहा है, या फिर वन लग रहा है, या थिंग लग रहा है, और इन दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने से अगर कोई भी शब्द तैयार होता है तो वो जो भी शब्द बनेगा उसके साथ में हमेशा क्या यूज होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। क्या यूज होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एवरी और वन को मिला करके क्या बन गया, एवरी वन। तो यानी कि ये जो एवरी वन है इसके साथ में भी क्या यूज होना चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए। और आपको पता है कि ये नीड क्या है, एक मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है।
और हम मेन वर्ब में क्या करते हैं, मेन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें यस लगा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी नीड जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एवरीवन नीड्स टू फॉलो द रूल्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। सिक्स्थ क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज डैश नॉट सेटिस्फैक्ट्री दिस सीजन, यानी कि ये सीजन जो मैंगोज हैं उनकी क्वालिटी क्या है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऑफ लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो कि क्या होता है, एक प्रपोजिशन होता है। और इसके बाद में क्या नजर आ रहा है, मैंगोज लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो कि क्या है, फिर से नाउन है एक। और क्वालिटी इसके पहले लिखा है, जो कि फिर से अगेन क्या एक नाउन है। और अब हमें पता है कि जो प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और उसके पहले जो रहता है वो क्या रहता है, उसका सब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पे फिर से आप बताइए कि जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट मैंगोज के हिसाब से लगाएंगे या फिर सब्जेक्ट क्वालिटी के हिसाब से। तो किसके हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट यानी क्वालिटी के हिसाब से लगेगा। और क्वालिटी कैसा है, सिंगुलर फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो भी कैसा रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सेवेंथ क्वेश्चन है मैथमेटिक्स डैश एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यानी कि ये मैथमेटिक्स क्या है, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब इस मैथमेटिक्स के एंड में इस यस को देख करके अक्सर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या एक प्लूरल नाउन है, और इसीलिए इसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगा देते हैं, जो कि करना क्या है, गलत है। मैथमेटिक्स के एंड में भले ही एस नज़र आ रहा है, पर फिर भी ये क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है, और ये हमेशा कैसा रहता है, सिंगुलर फॉर्म में रहता है। इसीलिए इसके साथ में जो लगने वाला हेल्पिंग वर्ब है वो भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सारे ही ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो सी और इज, ये दोनों ही क्या है आपके सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। पर यहाँ पे हैज़ का नहीं, यहाँ पे इज का इस्तेमाल होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, कंडीशन बताया जा रहा है किसी चीज़ के बारे में, बस एक इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज का इस्तेमाल करेक्ट रहेगा। एथ क्वेश्चन है द प्लेयर्स एज वेल एज द कोच डैश अपसेट विद द रेफरीज डिसीजन, यानी कि ये जो प्लेयर्स और ये जो कोच, ये दोनों ही क्या है, रेफरी के डिसीजन से अपसेट हैं। तो दोस्तों अब ये बताइए कि यहाँ इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो किसके हिसाब से लगेगा, कोच के हिसाब से लगेगा या प्लेयर्स के हिसाब से लगेगा। तो यहाँ पे ये समझिए कि अगर आपको सेंटेंस में कभी भी एज वेल एज लिखा हुआ नज़र आता है, अलोंग विथ लिखा हुआ नज़र आता है, अलोंग विथ या फिर विथ लिखा हुआ नज़र आता है, टुगेदर विथ लिखा हुआ नज़र आता है, या फिर इन एडिशन टू भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो आप ऐसे केसेस में क्या करेंगे कि जो पहला सब्जेक्ट रहेगा, जो पहला सब्जेक्ट रहेगा उसी के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो प्लेयर्स है और प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आर जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाइन्थ क्वेश्चन है नेदर ऑफ द कैंडिडेट्स डैश क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड, यानी कि दो में से कोई भी कैंडिडेट अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ। फ्रेंड्स कभी भी अगर आपको सेंटेंस में नेदर ऑफ या एदर ऑफ लिखा हुआ नजर आता है तो इनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो कैसा यूज होगा, वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, इस बात का याद रखिएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी हैज़ जो है आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेदर ऑफ द कैंडिडेट्स हैज़ क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड। 10th क्वेश्चन है एदर द टीचर और द स्टूडेंट्स डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। अभी हमने पिछले इस क्वेश्चन में देखा कि सेंटेंस में क्या है, इधर और का इस्तेमाल होता है या नेदर नॉर का इस्तेमाल होता है, दोनों का साथ में इस्तेमाल होता है। तो हम क्या करते हैं, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट रहता है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी आर रहेगा। इधर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 रुपीज डैश नॉट एनफ फॉर दिस मील, यानी कि ये भोजन के लिए क्या है, 50 रुपये पर्याप्त नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम ये 50 रुपीज़ को क्या कर रहे हैं, यूनाइटेड सेंस में देख रहे हैं, यानी एक साथ जो है देख रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी कोई भी क्या है, अमाउंट है, अमाउंट, वेट या डिस्टेंस वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस वगैरह दिया हुआ है और इनका इस्तेमाल क्या हो रहा है, यूनाइटेडली हो रहा है। कैसा, यूनाइटेडली हो रहा है, तो इनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो भी कैसा होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इस जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 50 रुपीज इज नॉट इनफ फॉर दिस मील। 12th क्वेश्चन है 10 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 10 किलोमीटर्स क्या है, डिस्टेंस है,
और ये डिस्टेंस क्या है, अलग अलग देखा जा रहा है। क्या ये डिस्टेंस अलग अलग देखा जा रहा है? नहीं, इसको क्या है, एक साथ जो है कंसिडर किया जा रहा है कि ये 12 किलोमीटर चल पाना क्या है, काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पे ये यूनाइटेड सेंस में यूज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे भी कैसा हेल्पिंग वर्ब यूज होना चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है फिर से करेक्ट आंसर रहेगा। 13th क्वेश्चन है, ईच ऑफ द एम्प्लॉयज डैश बीन गिवन अ टास्क टू कंप्लीट, यानी प्रत्येक एम्प्लॉय को क्या दिया गया है, एक टास्क कंप्लीट करने के लिए दिया गया है। अब यहाँ पे सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो फिर से क्या यूज हो रहा है, ईच का यूज हो रहा है, और ईच हमें पता है अपने आप में सिंगुलर फॉर्म में हमेशा यूज होता है, और इसीलिए इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो भी कैसा रहेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। और ये सेंटेंस क्योंकि पैसिव वॉइस में दिया है, तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, बीन के साथ में हैज या हैव का इस्तेमाल करते हैं, पर हमें क्या चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हैज जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 14th क्वेश्चन है, द टीम डैश प्लेइंग वेरी वेल दिस सीजन, यानी कि जो टीम है वो इस सीजन काफ़ी बढ़िया खेल रही है। अब टीम के बारे में ये समझिए कि टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और कोई भी कलेक्टिव नाउन अगर यूनाइटेडली काम करता है तो यूनाइटेडली काम करने की वजह से इनके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। और अगर यही कलेक्टिव नाउन अलग अलग होकर के एक दूसरे से अलग अलग होकर के काम करेंगे, डिवाइडेडली काम करेंगे, तो फिर बाद में इनके साथ में अब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। अब ये सेंटेंस को पढ़ करके बताइए कि क्या लगता है, ये टीम एक साथ मिलके अच्छा खेल रही है या फिर अलग अलग होकर के अच्छा खेल रहे हैं? तो अच्छा खेलने के लिए हमेशा मिलके अच्छा खेलना पड़ेगा या फिर यूनाइटेडली काम करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे ये टीम यूनाइटेडली काम कर रही है, एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रही है, तो इसीलिए यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा और ऑप्शन नंबर एक करेक्ट रहेगा। 15th क्वेश्चन है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश वेटिंग फॉर द बस आउटसाइड। यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता होगा कि अगर सेंटेंस में कभी भी क्या आता है, अ नंबर ऑफ आता है, तो इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। और अगर सेंटेंस में अ नंबर ऑफ की जगह पे द नंबर ऑफ लिखा हुआ नजर आ जाता है, तो द के साथ में हमेशा क्या यूज होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पे क्योंकि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो इसीलिए यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो करेक्ट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स होगा वो कौन से होंगे, वो ऑप्शन नंबर सी और डी होंगे। अगर आप लिखते हैं अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर द बस आउटसाइड, इसका मतलब पास्ट में वेट कर रहे थे। और अगर आप लिखते हैं आर वेटिंग फॉर द बस आउटसाइड, इसका मतलब अभी भी जो है ये वेट कर रहे हैं। फिर 16th क्वेश्चन है, द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स डैश मूविंग टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे फिर से क्या हो गया, कौन है आगे बढ़ रहा है, कौन है जो आगे बढ़ रहा है, एलिफेंट्स आगे बढ़ रहे हैं या फिर उनका झुंड हर्ड आगे बढ़ रहा है? तो उनका हर्ड आगे बढ़ रहा है। या फिर यहाँ फिर से आप देख सकते हैं ऑफ लगा है जो कि प्रपोजिशन है, और इसके दोनों साइड में क्या है, नाउन है। तो ये प्रपोजिशन के बाद में जो नाउन है एलिफेंट्स, ये तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो लगेगा नहीं, वो क्या है, वो इस सब्जेक्ट हर्ड के हिसाब से लगेगा। और हर्ड कैसा है, सिंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है, यानी यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो भी कैसा रहेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, और इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इस जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17th क्वेश्चन है, द कमिटी डैश एग्री टू द न्यू प्रपोजल, यानी कि जो कमिटी है वो नए प्रपोजल को लेकर के एग्री कर गई है, एग्री कर चुकी है। तो फिर से अगर आप देखेंगे तो कमिटी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन होने की वजह से यहाँ पे हमें ये जानना पड़ेगा कि ये कमेटी एक साथ मिलके काम कर रही है या अलग अलग काम कर रही है। तो ये शब्द देखिए, एग्री, एग्री मतलब क्या है, सहमत होना, और ये सब लोग क्या है, एक दूसरे से सहमत हैं। तो यहाँ पे कब ये एक दूसरे से सहमत होंगे, अगर अलग अलग काम करेंगे तब सहमत होंगे, या यूनाइटेडली काम करेंगे तब सहमत होंगे? तो ये सब लोग क्या है, यूनाइटेडली काम करेंगे तब सहमत होंगे, और क्योंकि ये सब लोग यूनाइटेडली काम कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। फिर से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज और हैज, ये दोनों क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैं। और यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे या हैज का यूज करेंगे, इसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन सा वॉइस है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, क्या है, एक्टिव वॉइस है, और एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है उसके साथ में क्या आता है, उसके साथ में हैज आता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हैज जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कमिटी हैज एग्रीड टू द न्यू प्रपोजल। 18th क्वेश्चन है, सम ऑफ द वाटर इन द टैंक डैश लीकिंग, यानी कि टैंक में रखा हुआ कुछ पानी या कुछ वाटर क्या कर रहा है, लीक कर रहा है। अब यहाँ पे क्या लीक कर रहा है, वाटर लीक कर रहा है, और वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है।
तो यहाँ बताइए कि जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर ए इज है। 19th क्वेश्चन अगेन काफी आसान है, नेदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स डैश प्रेजेंट इन द क्लास। तो यहाँ पे फिर से बताइए कि जब नेदर नॉर आता है तो आप क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके हिसाब से लगाते हैं, नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं। और यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, फ्रेंड्स हैं, जो कि प्लूरल है। तो इसीलिए यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा है जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी वर जो है आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। 20th क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश कमिंग टू विजिट मी टुमारो, यानी कि मेरे दोस्तों में से क्या है, केवल एक दोस्त। कौन, क्या मेरे सारे दोस्त, माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू मीट मी टुमारो, क्या मेरे सारे दोस्त मुझसे कल मिलने आ रहे हैं, नहीं, सारे दोस्तों में से कोई एक फ्रेंड है जो मिलने आ रहा है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे जो रियल सेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी संख्या कितनी है, एक ही है। तो क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की संख्या एक है तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टू विजिट मी टुमारो, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ शूज डैश लाइंग अंडर द बेड। फिर से ये क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी आसान है। कैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं तो ऑफ लगा है, जो कि क्या होता है, एक प्रोपोजिशन होता है। प्रोपोजिशन के बाद में हमें पता है ऑब्जेक्ट आता है, और इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से कभी भी हेल्पिंग वर्ब लगता नहीं है। जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो इस प्रोपोजिशन के आगे आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो प्रोपोजिशन है उससे पहले क्या आ रहा है, पेयर आ रहा है, और पेयर कैसा है, सिंगुलर फॉर्म में है। इसीलिए यहाँ पे जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो भी कैसा लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सो द पेयर ऑफ शूज इज लाइंग अंडर द बेड, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द इंफॉर्मेशन डैश वेरीफाइड बिफोर इट इज पब्लिश्ड। अब यानी कि सारी जानकारी क्या की जाती है, वेरीफाई की जाती है उसको पब्लिश करने से पहले। तो यहाँ अब ये देखिए कि ऑल द लगा हुआ है, और याद रखिए ऑल द के बाद में जो नाउन है वो जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा। यानी अगर इधर सिंगुलर फॉर्म में आ रहा है नाउन तो यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, और अगर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल नाउन आ रहा है तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। तो अब ये देखिए कि इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और इन्फॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है। तो इसीलिए फिर से जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए इज रहेगा। 23rd क्वेश्चन है, एदर द मैनेजर और द एम्प्लॉयज डैश टू बी ब्लेम्ड। फिर से इजी है, एदर और का केस है। एदर और नेदर नॉर जब भी आता है तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। फिर से अगर आप देख रहे हैं तो एम्प्लॉयज आपका सब्जेक्ट है, नियरेस्ट सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे इस एम्प्लॉयज के हिसाब से जो कि क्या है, एक प्लूरल नाउन है, इसके हिसाब से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आना चाहिए। और यहाँ जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी वर रहेगा। 24th क्वेश्चन है, द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ये जो क्वेश्चन है इसको भी देख करके अक्सर बच्चे काफ़ी ज़्यादा इसको गलत करते हैं। कैसे, यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा है, कैटल लिखा है। कैटल कैसा नज़र आ रहा है, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर फॉर्म में नज़र आ रहा है। पर याद रखिए कि ये जो कैटल है ये हमेशा ही अपने आप में क्या होता है, प्लूरल मीनिंग रखता है। क्या रखता है, प्लूरल मीनिंग रखता है। इसीलिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आर रहेगा। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। 25th क्वेश्चन है, द न्यूज़ डैश शॉकिंग फॉर एवरीवन इन द ऑफिस। यहाँ फिर से न्यूज़ क्या है, न्यूज़ में यस लगा हुआ है, इसको देख करके फिर से लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। याद रखिए न्यूज़ क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इसी वजह से इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो भी कैसा होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रहेगा। तो द न्यूज़ इज शॉकिंग फॉर एवरीवन इन द ऑफिस। तो दैट्स ऑल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा थैंक यू। आपके 25 में कितने जवाब सही थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।